आपको लेसन 5 के जीवन की मौलिक इकाई के टेक्सचुअल क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, जो आपके लेसन के बीच के अंदर होते हैं आपके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करेंगे हम। पेज नंबर 66 के हैं। पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी। अब कोशिका की खोज बेटा 1665 ईस्वी में अंग्रेज जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की। किसने? जीव वैज्ञानिक था जो रॉबर्ट हुक, और 1665 ईस्वी में उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। मतलब जो अब हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है वैसा सूक्ष्मदर्शी नहीं था बेटा, उसने अपने आप बनाया हुआ था। और कॉर्क की पतली काट का मतलब है लकड़ी की कॉर्क बना लेते हैं हम, उसकी पतली काट में, यानी कि पेड़ की छाल में देखा था उसने सबसे पहले कोशिकाओं को। ठीक है। अब कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, इसलिए यह शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कौन है? कोशिका। और शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है। जो सारे कार्य हैं बेटा वो हमारे कोशिका ही करती हैं, और हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, इसलिए यह शरीर की संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। अब पेज नंबर 68 के कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, CO2 तथा पानी, मतलब CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बार बार आ रही है बेटा आपके हर लेसन में, आपको याद ही होगी कि CO2 किसको कह रहे हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड को। तथा पानी, पानी जो होता है जिसको आप वाटर बोलते हो बेटा, और इसको हम डिनोट करते हैं H2O से। ठीक है, रासायनिक सूत्र है इसका H2O। जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करें। अब हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है बेटा, और हमारे अंदर क्या जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जाता है। तो वो कैसे अंदर और बाहर जाते हैं उसके बारे में ही हमने चर्चा करनी है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो चुने हुए पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है। जो कोशिका झिल्ली होती है बेटा वो कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ये क्या करती है? पारगम्य मतलब इधर उधर आना जाना, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो ये चुने हुए पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है, अर्थात यह पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली हमारे अंदर जो पदार्थ है उनकी गति को नियंत्रित करती है। अब CO2 की गति कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की गति कैसे होती है बेटा? CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिकाओं के अंदर उच्च सांद्रता में विद्यमान रहती है। उच्च लिखना है बेटा यहाँ पर, उच्च सांद्रता मतलब ज़्यादा सांद्रता में विद्यमान रहती है। कौन रहती है? CO2। क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान, अब हमारी जो कोशिकाएं हैं हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाएगा बेटा? कोशिकीय श्वसन के दौरान CO2 का निर्माण होता है। आपको पता है हम लेते तो ऑक्सीजन है, लेकिन अंदर क्या होता है बेटा? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है, कोशिका के अंदर CO2 की क्या बढ़ जाती है बेटा? सांद्रता अधिक बढ़ जाती है। तो उस समय जब अंदर ज़्यादा हो जाती है तो कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। ये देखना आपने याद रखना है, जब अंदर ज़्यादा होगी तो बाहर कम हो जाएगी। पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कहाँ से कहाँ करते हैं बेटा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब अंदर गति बढ़ गई तो बाहर क्या हो गई? कम हो गई है CO2 की सांद्रता। गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है। अब गैस क्या होती है? फैल जाती है बेटा, जब प्रसार हो जाता है, फैलना हो जाता है, तो वो गति क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। विसरण कहलाती है। इसी विसरण की प्रक्रिया के दौरान गैसीय पदार्थ जो होते हैं जैसे CO2 और O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, कोशिका के अंदर तथा बाहर आते हैं। जब गैसों के लिए गति विसरण होती है, उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर आते हैं बेटा पदार्थ जो होते हैं, तो गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है। और इसी विसरण की प्रक्रिया के दौरान जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हैं वो कोशिका के अंदर बाहर आते जाते हैं। चूँकि जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह बाहर आ जाती है, और जो O2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह कोशिका के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से बेटा हमारे अंदर CO2 बाहर निकलती है और O2 अंदर चली जाती है। आगे समझ में?
ये CO2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाएगी तो वो बाहर आ जाती है, और O2 की सांद्रता बढ़ जाती है बाहर तो वो अंदर चली जाती है। इस तरह से हमारे अंदर CO2 और O2 गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। अब नेक्स्ट है आपका जल की गति। जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते हैं। अभी बताया आपको गैसीय विसरण नियम है। कोशिकाओं में जल की गति प्रासरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। इसमें भी क्या होता है, प्रासरण मतलब फैल जाना। जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है, अभी आपने पिछले में पढ़ा बेटा CO2 की सांद्रता अधिक होती है, यहाँ पे जल की सांद्रता अधिक होती है, तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होती है। तब पदार्थों की गति के अनुसार जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। उसमें CO2 थी, इसमें जल है बेटा, बिल्कुल सेम बात आपने कहनी है। ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर की ओर गति करता है। जब उसमें CO2 और O2 का था बेटा, इसमें जल का है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, फिर इसी प्रकार वो बाहर से अंदर की ओर गति करता है। जल क्या करता है, बाहर से अंदर की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है बेटा, कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर तथा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। पारगम्य मतलब बाहर आना जाना, तो ये यही काम करती है बेटा, चुने हुए पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है और पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। अभी जो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन O2, ये इसी प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा बाहर अंदर आ जा सकते हैं। अब पेज नंबर 70 पे है बेटा, वो है आपका दो झिल्लियों के बीच में अंतर, जो मैं आपको शॉर्ट में दे रही हूँ। शॉर्ट वीडियो पे जाइए और आपको पेज नंबर 70 का आंसर मिल जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर है वो। अब पेज नंबर 73 पे आ जाते हैं बेटा। क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो वो है बेटा, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है और पादप कोशिका में प्लास्टिड याद रखना है। ठीक है, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पादप कोशिका मतलब पौधों वाली कोशिका में प्लास्टिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? अब कोशिका का संगठन जो होता है बेटा, वो कभी कभी नष्ट भी हो जाता है, तो क्या होगा अगर ऐसा होगा? तो कोशिका जीवन की, अभी आपको बताया मैंने कि सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना, इसलिए ये संरचनात्मक इकाई है। और ये कोशिकाएं ही हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य करती है, इसलिए ये क्रियात्मक इकाई है। ये आपकी कोशिका की डेफिनेशन भी होगी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कोशिका क्या है? जीवन के सभी मूलभूत कार्य हैं वो कोशिकाओं से ही संपादित होते हैं। यदि कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और यह जीवन के लिए उपयोगी अनुरक्षण का कार्य जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन आदि नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटा, अगर हमने बताया अगर कोशिका का संगठन ही नष्ट हो जाता है, कैसा संगठन है? भौतिक। कोशिका का संगठन भौतिक और रासायनिक प्रभाव के कारण अगर नष्ट होगा तो क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, सभी मूलभूत कार्य भी कोशिकाओं से ही होते हैं। यदि किसी कोशिका का संगठन अगर नष्ट हो जाता है तो कोशिका के कार्य करने की क्षमता भी समाप्त हो जाएगी और हमारे जो जीवन के लिए उपयोगी कार्य होते हैं बेटा, जैसे पोषण करते हैं हम, पोषण मतलब खाना, फिर वो पचता है, श्वसन करते हैं हम, सांस लेते हैं, वहन मतलब हमारे पदार्थों का इधर से उधर जाना, उत्सर्जन मतलब शरीर से हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो ये सब कार्य नहीं हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अब यहाँ आएगा कोशिका उपपच्य में, जो उपापचय मतलब जो हमारी पाचन क्रिया है, कोशिका पाचन क्रिया में व्यवधान के कारण मतलब रुकावट के कारण
क्या होता है जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम क्या हो जाते हैं बेटा? फट जाते हैं। हिंदी में लाइसोसोम बोलते हैं, इंग्लिश में लाइसोसोम। और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, मतलब अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं बेटा? शक्तिशाली एंजाइम। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। कोशिकीय उपापचय में क्या होता है बेटा? रुकावट के कारण जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैला या सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कहाँ होता है बेटा? याद रखना है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैडम। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, साथ ही पढ़ते भी रहिए। ओके बेटा, बाय।